नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को सीआरटी बुक क्लास 12 इतिहास चैप्टर 2 राजा किसान और नगर पर्पस उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से यह प्रमाण कितने भिन्न हैं? उत्तर नंबर 1, इन नगरों में मुद्दंडों के साथ साथ गहने उपकरण, हथियार, बर्तन और सोने चांदी, कायस्क, तांबे, हाथी दांत, शीशे, शुद्ध और पक्की मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। नंबर 2, इन नगरों में वस्त्र बुनने का कार्य, बड़ीगिरी, मृदंड बनाने का कार्य, आभूषण बनाने का कार्य, लोहे के औजार, अस्त्र शस्त्र आदि वस्तुएं तैयार करने का कार्य भी होता था। भिन्नता नंबर 1, आरंभिक ऐतिहासिक नगर हड़प्पाकालीन नगरों से अनेक मामलों में भिन्न थे। दोनों काल के मकानों एवं भवनों की बनावट एवं उनमें लगी सामग्रियों में भिन्नता थी। नंबर 2, हड़प्पा के लोग लोहे के प्रयोग को नहीं जानते थे, जबकि आरंभिक नगरों के लोग इसका प्रयोग भली भांति जानते थे। नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के नगर सुव्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे, जबकि आरंभिक नगरों में इसका अभाव था। प्रश्न नंबर 2, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, महाजनपद का विकास 600 ईस्वी पूर्व से 320 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ। नंबर 2, महाजनपद की संख्या 16 थी, जिसमें से लगभग 12 राजतंत्रीय राज्य और 14 गणतंत्रीय राज्य थे। नंबर 3, महाजनपदों को प्राय लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। नंबर 4, ज्यादातर महाजनपदों ऊपर राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में अनेक लोगों का समूह शासन करता था। इस तरह का प्रयोग व्यक्ति राजा कहलाता था। महावीर और बुद्ध दोनों गढ़ से आते थे। नंबर 5, गणराज्यों में भूमि सहित अन्य आर्थिक स्रोतों पर गढ़ के राजाओं का सामूहिक नियंत्रण होता था। नंबर 6, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जो प्राय किलेबंद होती थी। किलेबंद राजधानियां में रखरखाव, प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाहों के लिए आर्थिक स्रोत की जरूरत होती थी। नंबर 7, महाजनपदों में ब्राह्मणों ने लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। अन्य लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। नंबर 8, शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। नंबर 9, धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। प्रश्न नंबर 3, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते थे? उत्तर, साधारण नागरिकों के जीवन का पुनः चित्रण करने के लिए इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का सहारा लेते थे। नंबर 1, इतिहासकार साधारण नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्रंथों के साथ साथ अभिलेखों, सिक्कों और चित्रों का भी विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में प्रयोग करते थे। वह सिक्कों और चित्रों से भी साधारण लोगों के बारे में जानने का प्रयास करते थे। नंबर 2, अभिलेखों से हमें साधारण लोगों की भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है। प्राकृतिक उत्तरी भारत में और तमिल दक्षिण भारत में सर्वधारण धारण की भाषा होती थी। उत्तर भारत में कुछ लोग पाली और संस्कृत का प्रयोग करते थे। नंबर 3, भारतीय समाज के साधारण लोगों के बारे में वैदिक साहित्य से पर्याप्त जानकारी मिलती है। नंबर 4, विभिन्न साहित्य साधनों से उत्तर भारत, दक्षिण भारत और कर्नाटक जैसे अनेक क्षेत्रों में विकसित हुई बस्तियों के विषय में जानकारी मिलती है। इससे दक्कन और दक्षिण भारत में चरावाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। नंबर 5, इतिहासकार शवों के अंतिम संस्कार के तरीके से भी साधारण नागरिकों के जीवन का चित्रण करते हैं। साधारण लोगों के शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरणों और हथियारों को भी दफनाया जाता था। नंबर 6, इतिहासकार साधारण नागरिकों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दान संबंधित आदेशों और रिकॉर्डों को भी अध्ययन करते हैं। भूमि दान से संबंधित विज्ञप्तियों से कृषि विस्तार और कृषि के ढंग और उपज बढ़ाने के तरीकों के बारे में जानकारी मिलती है। भूमिदार के प्रचलन से राज्यों और किसान के बीच की संबंधों की झांकी मिलती है। नंबर 7,
नगरों में रहने वाले साधारण लोगों को धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, छोटे व्यापारी और छोटे धार्मिक व्यक्ति आदि होते थे। प्रश्न नंबर 4, पांड्य सरदार स्रोत 3 को दी जाने वाली वस्तुओं की तुलना द गुण गांव स्रोत 8 की वस्तुओं से अधिक आपको क्या समानताएं और असमानताएं दिखाई देती है? उत्तर, उल्लेखनीय है कि पांड्य सरदारों और गुप्त सरदारों दोनों को ही समय समय पर अपनी अपनी प्रजा से अनेक प्रकार की भेंटें उपलब्ध होती रहती थी। पाठ्य पुस्तक की स्रोत 3 और स्रोत 8 के अध्ययन से पता चलता है कि दोनों को मिलने वाली भेंटों में कुछ समानता और कुछ असमानता विद्यमान थी। समानताएं, जब पांड्य सरदार सेन टू सेनगु टू वन वन यात्रा पर थे तो उन्हें अपनी प्रजा से हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चवर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं एवं फल फूल तथा बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे और बोलने वाले तोते जैसे महत्वपूर्ण पशु पक्षी भेंट में प्राप्त हुए। इसी प्रकार गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्र प्रभावती गुप्त के अभिलेख से पता चलता है कि दगुन गांव के लोग अधिकारियों को घास, आसनों में प्रयोग की जाने वाली जानवरों की खाल, कोयला, गांव में उपलब्ध खनिज पदार्थ, खदित वृक्ष के उत्पाद, फूल और दूध आदि भेंट में देते थे। इन दोनों उदाहरणों में महत्वपूर्ण समानता यह है कि लोगों द्वारा अपने अपने सरदारों को समय समय पर अनेक वस्तुएं भेंट में प्रदान की जाती थी। दोनों उदाहरणों में स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्तुओं के भेंट में दिए जाने का संकेत मिलता है। असमानताएं, दोनों उदाहरणों में एक महत्वपूर्ण असमानता यह है कि पांड्य सरदार को मिलने वाली वस्तुओं की सूचना गुप्त अथवा वाकाटर सरदार को मिलने वाली वस्तुओं की सूची की अपेक्षा अधिक विशाल है। प्रभावती गुप्त के अभिलेख से पता चलता है कि वाकाटक अधिकार क्षेत्रों में राजा राज्य को मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकारों को लागू करवाए जाने का भी अधिकार था, किंतु पांड्य अधिकार क्षेत्रों में हमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। एवं अन्य महत्वपूर्ण असमानता जो हमें दृष्टिगोचर होती है यह है कि पांड्य राज्य के लोगों ने नाचते गाते हुए ठीक उसी प्रकार सैन्य गुतुवन का स्वागत किया जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। संभवतः पांड्य राज्य में लोग स्वेच्छापूर्वक अधिक से अधिक वस्तुएं अपने शासकों को भेंट के रूप में प्रदान करते थे। ऐसा लगता है कि वाकाटक अधिकार क्षेत्रों में लोग शासकीय अधिकारियों को दायित्व के रूप में भेंट प्रदान करते थे। प्रश्न नंबर 5, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। उत्तर, अभिलेख शास्त्रियों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, उन्हें अभिलेखों की लिपियों को पढ़ने में कठिनाई आती थी क्योंकि जिन युगों के वे अभिलेख होते थे उनके समकालीन अभिलेखों पर कहीं भी उस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ होता। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर दिए गए लेखों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। नंबर 2, कुछ अभिलेखों में एक ही राजा के लिए भिन्न भिन्न नामों, उपाधियों अथवा सम्मानजनक प्रतीकों एक संबंधों का प्रयोग किया गया है, इसलिए अभिलेख शास्त्रियों को उन्हें पढ़ने का उनका अर्थ निकालने में काफी कठिनाई होती है। नंबर 3, कई बार एक ही शासक या उसके वंश से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के देशों में फैलने वाले अभिलेखों में लगभग एक ही युग में भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियां का प्रयोग हुआ है। फलत अभिलेख शास्त्रियों को उन्हें पढ़ने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, अभिलेख शास्त्री कुछ अभिलेखों पर अंकित लिपि को पढ़ने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनके समकालीन अभिलेखों पर कहीं
कहीं भी उस लिपि का उल्लेख नहीं मिलता। दो भाषाओं के समांतर प्रयोग के अभाव में अभिलेख शास्त्री असहाय हो जाते हैं। नंबर 5, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक में हैं, जबकि परिच्छ मोतर से मिले अभिलेख अरोमाइक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृतिक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर में कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए थे। अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान से मिले अभिलेखों में किया गया। नंबर 6, प्राय अभिलेखों में प्रयुक्त वाक्यों से उनके अर्थ को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उदाहरण, अशोक की कलिग विजयोपरांत 13वें शिलालेख में लिखा है, 1.5 लाख पुरुषों और निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज्यादा की मृत्यु हुई। यह भाषा काफी भ्रामक है। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए लगभग 500 शब्दों में। प्रश्न नंबर 6, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं? उत्तर, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। मौर्य प्रशासन मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसी नगर से मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को चारों दिशाओं में विस्तृत किया था। मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान बलूचिस्तान से लेकर दक्षिण से सिंधुपुर तक, पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। अशोक ने कलिंग उड़ीसा को जीतकर मौर्य साम्राज्य को और अधिक विस्तृत किया। नंबर 1, केंद्रीय शासन। सम्राट तथा उनके मंत्रियों द्वारा सीधे राजधानी से संचालित होने वाले शासन को केंद्रीय शासन कहते हैं। इन केंद्रीय शासन के अंतर्गत सम्राट के कार्य मंत्री परिषद, न्याय व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, पुलिस, गुप्तचर तथा लोक कल्याणकारी कार्यों आदि के प्रबंध का विस्तृत वितरण निम्नलिखित है। नंबर 1, सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था पूर्णतः केंद्रीय शासन व्यवस्था थी। संपूर्ण साम्राज्य पर केंद्रीय शासन को नियंत्रण था। इस केंद्रीय शासन का प्रमुख सम्राट था, जो सर्वशक्तिशाली एवं शासन का केंद्र बिंदु था। वही कानून बनाने की, उन्हें लागू करने की तथा न्याय करने की अंतिम शक्ति रखता था। वह स्वयं सेना के संगठन की व्यवस्था करता था तथा युद्ध में सेना का संचालन करता था। अतः इस दृष्टि से वह स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासक था। इतिहासकार स्मिथ का कहना था कि चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध से हम जो तथ्य प्रकट होते हैं उनमें सिद्ध होता है कि वह कठोर निरंकुश शासक था, किंतु चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध ने जो शक्तियां सम्राट को दी है वह केवल सैद्धांतिक रूप से ही उसके पास थी। वह उन शक्तियों को व्यवहार में लाने से पूर्व अपने मंत्रियों और परामर्शदाताओं से सलाह करता था। सम्राट पर परंपरागत कानूनों तथा नैतिक कानूनों को भी बंधन था। चाणक्य ने राजा के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया है और उनमें राजा को जनहित के कार्यों के लिए प्रेरित किया है। ऐसा न करने पर राजा अपनी प्रजा से ऋण से निर्वित नहीं हो सकता। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को हम उदार निरंकुश शासक कह सकते हैं। नंबर 2, मंत्री परिषद। कौटिल्य का विश्वास था कि सम्राट राज्य का एक पहिया है। राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दूसरे पहिए मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है, जो अति महत्वपूर्ण मामलों पर सम्राट को परामर्श दे सके। सम्राट मंत्री परिषद के सदस्यों को उनकी बुद्धिमत्ता तथा सच्चरित्रता देखकर नियुक्ति करता था। यह वेतन भोगी होते थे। मंत्री परिषद के निर्णय सर्वमान्य होते थे, किंतु राजा को विश्वासाधिकार भी प्राप्त थे और वह उन निर्णयों को मानने के लिए बाध्य न था। ऐसा प्रतीत होता है कि अति महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने के लिए ही मंत्री परिषद की बैठक बुलाई जाती थी। दैनिक कार्यों के लिए मंत्री परिषद एक अंतरंग
सभा जिनमें प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति आदि होते होते थे की व्यवस्था की गई। नंबर 3, न्याय व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विद्वान तथा कूटनीतिक महामंत्री चाणक्य के परामर्श से एक श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था की स्थापना की थी। आज भी सब सभ्य संसार में उस न्याय व्यवस्था के मूल तत्वों का अनुसरण किया जा रहा है। संपूर्ण न्याय व्यवस्था का प्रधान न्यायाधीश सम्राट चंद्रगुप्त स्वयं था। उसके नीचे अनेक छोटे बड़े न्यायाधीश होते थे। नगरों व जनपदों के लिए अलग अलग न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। नगरों में न्यायाधीश राजुक कहलाते थे। ग्रामों में पंचायतों की छोटे छोटे मुकदमा का फैसला करती थी। न्यायालय दो प्रकार के होते थे, दीवानी धन संबंधित मुकदमा का फैसला करने वाले न्याय धर्म स्थानीय कहलाते थे और फौजदारी मुकदमा का फैसला करने वाले न्याय कंठ शोधन कहलाते थे। निचले न्यायालयों के मुकदमे के फैसलों के विरुद्ध अपीलें बड़े न्यायालयों में सुनी जाती थी। अपराधों को कम करने के लिए चंद्रगुप्त के काल में कठोर दंड दिए जाते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 18 प्रकार के दंड दिए जाते थे। जुर्माने, अंगभंग तथा मृत्युदंड का दंड साधारण रूप से दिया जाता था। कठोर दंड के कारण अपराध बहुत कम हो गए थे। लोग घरों में बिना ताला लगाए भी बाहर चले जाते थे। नंबर 4, सैनिक व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चतुरंगिणी की व्यवस्था की थी, अर्थात उनकी सेना 4 भागों में विभाजित थी: पैदल, अश्वारोही, हाथी, रथ। इसके अतिरिक्त उसने जल सेना का भी गठन किया था। मेगस्थनीय ने चंद्रगुप्त की सैनिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। उसके अनुसार उनकी सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। उनकी विशाल सेना रखने का प्रमुख कारण चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षाएं थी। उसने अनेक छोटे राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना सेना के आधार पर ही की थी। वास्तव में वह युग सैनिक युग था और साम्राज्य का आधार सेना होती थी। चंद्रगुप्त ने इसी विशाल सेना के आधार पर यवनों को पराजित करके देश से बाहर खदेड़ा, नंदवंश का नाश किया और सुव्यवस्थित शासन के द्वारा शांति स्थापित की। सम्राट प्रधान सेनापति होता था, वह युद्ध में सेना का संचालन भी करता था। चंद्रगुप्त इस विशाल सेना की व्यवस्था के लिए एक युद्ध परिषद का गठन किया था, जिसके 30 सदस्य थे। यह 30 सदस्य 6 समितियों में विभाजित थे। इस प्रकार 5 सदस्यों की प्रत्येक समिति सेना के एक भाग की व्यवस्था देखती थी। पहली समिति जल सेना का प्रबंध करती थी। दूसरी समिति सेना के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री तथा रसद का प्रबंध करती थी। तीसरी, चौथी, पांचवी एवं छठी समितियां क्रमशः पैदल और अश्वारोही, हाथी तथा रथ सेना की व्यवस्था देखती थी। यह सेनाएं स्थायी थी। राजकोष से सैनिक को वेतन मिलता था। नंबर 5, राजा के अधिकारियों के कार्य। मौर्य सम्राट के राजा नियुक्ति विभिन्न अधिकारियों विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया करते थे। साम्राज्य के अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते थे। कुछ प्रमुख नगरों के उपहारों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते थे। वे कर वसूली करते थे और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते थे। साथ ही लकड़हारों, बढ़ती लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते थे। मौर्यकालीन शीर्षस्थ अधिकारी। तीर्थ संबंधित विभाग। नंबर 1, मंत्री। नंबर 2, सेनापति। नंबर 3, युवराज। नंबर 4, समाहर्ता। नंबर 5, संनिधाता। नंबर 6, प्रतिष्ठा। नंबर 7, नायक। नंबर 8, कर्मानंतिक। नंबर 9, दंडपाल। नंबर 10, नागरपोर। नंबर 11, दुर्गपाल। नंबर 12, अंतपाल। नंबर 13, आटविक। नंबर 14, दोवारिक। नंबर 15, अंतर्वार्षिक। नंबर 16,
मंत्री परिषद का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, युद्ध विभाग का मंत्री, राजा का उत्तराधिकारी, राजस्व विभाग का मंत्री, राजकीय कोषाध्यक्ष, फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश, नगर रक्षा का अध्यक्ष, उद्योग एवं कारखानों का प्रधान, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, नगर व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी, राज्य के दुर्ग रक्षकों का प्रधान, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, वन विभाग का प्रधान, राजमहलों की व्यवस्था का प्रधान, अंतपुर का अध्यक्ष, परिषद का अध्यक्ष। अशोक के अभिलेखों में मौर्य प्रशासन के प्रमुख तत्व। अशोक के अभिलेखों में हमें मौर्य प्रशासन के अनेक प्रमुख तत्वों की झलक मिलती है। अभिलेखों में हमें प्रशासन के प्रमुख केंद्रों पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी, तोसाली, कौशाम्बी आदि का बार बार उल्लेख मिलता है। कलिंग अभिलेखों से पता चलता है कि तोसाली और उज्जैन के शासनाध्यक्षों को कुमार कहा जाता था। ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर अभिलेखों में सुवर्णगिरी के शासनाध्यक्ष को आर्यपुत्र कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में हमें महापात्रों और धर्म महापात्रों का भी बार बार उल्लेख मिलता है। महाशिलालेख से पता चलता है कि सम्राट ने अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद महामात्रों की नियुक्ति प्रारंभ की थी। स्तंभ लेखा 6 में धर्म महामात्रों के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि धम्म महामात्रों को सभी वर्गों में धर्म का प्रचार करना चाहिए और धर्म का अनुसरण करने वाले की उन्नति की ओर ध्यान देना चाहिए। अशोक ने स्त्रियों की भलाई के लिए स्त्री अध्यक्ष महामात्रों की नियुक्ति की थी। उनका उल्लेख भी अनुलेखों में मिलता है। जिला प्रशासन में नियुक्त राजुक तथा युक्त जैसे अधिकारियों का उल्लेख महाशिलालेख 3 और स्तंभ लेख 1 और 4 में मिलता है। स्तंभ लेख 4 से पता चलता है कि राजुक का प्रमुख कार्य जनपद के लोगों की भलाई के लिए करना था। अशोक ने उन्हें लोगों को अच्छे कामों के लिए सम्मानित करने और बुरे कामों के लिए दंडित करने का अधिकार भी प्रदान कर दिया था। महाशिलालेख 3 से पता चलता है कि युक्त के कार्यों में मुख्य रूप से संचिव के कार्य सम्मिलित थे। राजस्व का संग्रह और उनका हिसाब रखना उनके कार्यों के अंतर्गत आता था। महाशिलालेख 6 और अन्य शिलालेखों में भी प्रतिवेदकों का उल्लेख मिलता है। प्रतिवेदक सम्राट अथवा केंद्रीय सरकार के प्रमुख संवाददाता होते थे। उनकी पहुंच सीधे सम्राट तक थी। महाशिलालेख 4 से पता चलता है कि सम्राट अशोक को सदा प्रजाहित की चिंता रहती थी। उनमें कहा गया है, राजन देवाना प्रियदर्शी यह कहते हैं, अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, किंतु मैंने व्यवस्था की है कि लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदन सदैव पहुंचाएं। चाहे मैं कहीं भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाला में हूँ या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा है हो अथवा वाटिका में हूँ, मैं लोगों के विषय का निराकरण हर स्थल पर करूँगा। इसी प्रकार धर्म सहनशीलता, जो मौर्य प्रशासन का एक प्रमुख अभिलक्षण था, का उल्लेख भी हमें अशोक के शिलालेखों में मिलता है। महाशिलालेख 12 से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य को अपने धर्म का आदर करना चाहिए, किंतु दूसरे धर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए। निस्संदेह मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह साम्राज्य भारत भूमि पर स्थापित साम्राज्यों में सबसे पहला और सर्वाधिक विशाल साम्राज्य था। इसी साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहास अंधकार
से प्रकाश के युग में प्रवेश करता है। प्रश्न नंबर 7, यह 20वीं शताब्दी के एक सुविख्यात अभिलेखन लेखन शास्त्री DC सरकार का वक्तव्य है। भारतीय के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं है। चर्चा कीजिए। उत्तर, पत्थर, धातु अथवा मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अभिलेख अथवा उत्कीर्ण लेख पुरातात्विक साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। अभिलेख प्रश्नोत्तर स्तूपों, शिलाओं, मंदिरों की दीवारों, ईंटों, मूर्तियों, ताम्रपत्रों और मोहरों आदि पर मिलते हैं। अभिलेखों में उनके निर्माताओं की उपलब्धियों, क्रियाकलापों अथवा विचारों का उल्लेख होता है। इनमें राजाओं के क्रियाकलापों एवं स्त्री पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण होता है। अभिलेख एक प्रकार के स्थायी प्रमाण होते हैं। इनमें साहित्य के समान हेर फेर नहीं किया जा सकता। अतः इस दृष्टि से अभिलेखों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अनेक अभिलेखों में उनके निर्माण की तिथियां भी उत्कीर्ण है, उन पर तिथि नहीं मिलती। उनका काल निर्धारण सामान्य पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। अभिलेखों में मौर्य सम्राट अशोक के स्तंभ लेख तथा शिलालेख सर्वाधिक प्राचीन एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह अभिलेख उनके विशाल साम्राज्य के सभी भागों से प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिलते हैं। अफगानिस्तान के शिलालेखों में आरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है। पाकिस्तान क्षेत्र के अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। उत्तर में उत्तराखंड में कलसी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैले अशोक के शेष साम्राज्य के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के अभिलेख उसके शासनकाल के विभिन्न वर्षों में उत्कीर्ण किए गए थे। उन्हें राज्यादेश अथवा शासनादेश कहा जाता है, क्योंकि यह राजा की इच्छा अथवा आदेशों के रूप में प्रजा के लिए प्रस्तुत किए गए थे। निसंदेह अभिलेख प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। चट्टानों अथवा स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों की प्राप्ति स्थानों से संबंधित शासक के राज्य की सीमाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अशोक के अभिलेखों की प्राप्ति स्थानों से उनके राज्य विस्तार पर प्रकाश पड़ता है। अशोक के बाद के अभिलेखों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेख या तो राज्य कवियों की लिखी हुई प्रशंसिता है या भूमि अनुदान पत्र प्रसंग स्त्रियों में राजाओं और विजेताओं के गुणों, राजा, किसान और नगर की और कीर्तियों का वर्णन किया गया है। स्त्रियों का प्रसिद्ध उदाहरण समुद्रगुप्त का प्रयोग अभिलेख है, जो अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का पूर्ण विवरण उपलब्ध होता है। गुप्त काल के अधिकांश अभिलेखों में वंशावलियों का वर्णन है। इसी प्रकार राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। कालीगराज, खारवेल और हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामा का गिरनार शिलालेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख और अभिलेख और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। इस प्रकार के अभिलेखों के अन्य उदाहरण हैं भूमि अनुदान पत्र, अधिकतर ताम्रपत्रों पर उकेरे गए हैं, जिनमें ब्राह्मणों, भिक्षुओं, जागीरदारों, अधिकारियों, मंदिरों और विहारों आदि को दिए गए गांवों, भूमियों और राजस्व के दानों का उल्लेख है। यह
प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि विभिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं। निजी अभिलेख अधिकांशत मंदिरों में या मूर्तियों पर उत्कीर्ण हैं। इन पर खुदी तिथियों में इन मंदिरों के निर्माण एवं मूर्ति प्रतिष्ठापन के समय का पता लगता है। यह अभिलेख तत्कालीन धार्मिक दशा, मूर्तिकला, वास्तुकला एवं भाषाओं के विकास पर भी प्रकाश डालते हैं। उदाहरण के लिए गुप्त काल से पहले के अधिकांश अभिलेखों की भाषा प्राकृत है और उनमें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उल्लेख है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेखों में ब्राह्मण धर्म का उल्लेख है और उनकी भाषा संस्कृति है। निजी अभिलेख तत्कालीन राजनीतिक दशा पर भी पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। अतः 20वीं शताब्दी में एक सुविख्यात अभिलेख शास्त्री D.C. सरकार के शब्दों में यह कहना उचित ही होगा कि भारतीयों की जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिनका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं है। प्रश्न नंबर 8, उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। उत्तर मौर्य काल के राजधर्म के विस्तार। नंबर 1, उत्तर मौर्य काल के राजाओं ने अपने अस्तित्व को ऊंचा बनाए रखने के लिए अपने आपको देवी देवताओं से जोड़ लिया। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुपाषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। नंबर 2, जिस प्रकार से राज्य धर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोच्चतम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। नंबर 3, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुपाषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वह उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। नंबर 4, चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई राज्यों सामंतों पर निर्भर थे। अपना निर्वाह स्थानीय संस्थानों द्वारा करते थे, जिनमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो समंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे और वे राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। नंबर 5, गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशंतियां भी उपयोगी रही हैं। यद्यपि इतिहासकार इस रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें वाक्यात्मक ग्रंथ मानते थे। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिश्रृंग, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के स्तंभ सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। वर्णित काल में कृषि के तौर तरीके में किस हद तक परिवर्तन हुए? उत्तर, वर्णित काल में कृषि के क्षेत्र में आए परिवर्तन। नंबर 1, करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। उपज बढ़ाने के लिए एक तरीका हल का प्रचलन था, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही गंगा और काकोरी की घाटियों के उर्वरक कछारी क्षेत्र में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फॉल वाले हलों के माध्यम से उर्वरक भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रुपाई की वजह से उपज की भारी वृद्धि होने लगी। नंबर 2, यद्यपि लोहे के फॉल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों को
उपयोग उप महाद्वीपीय के कुछ ही हिस्से में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसी अर्धसूत्र जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के हॉल वाले हल का प्रयोग 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। वो जो किसान उप महाद्वीपीय के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदार कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। नंबर 3, उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। कृषक समुदायों समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कर्मों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया। नंबर 4, यद्यपि की उन खेती की इन नई तकनीकों से उपज को बढ़ी, लेकिन इनके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतिहर, श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गह गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदारों और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था। नंबर 5, आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों जैसे बड़े जमींदारों, हलवाहों और दासों का उल्लेख मिलता है। बड़े जमींदारों को वेल्लार, हलवारों और को उझावर तथा दासों को आदिमयी कहा जाता था। यह स्तंभ है कि वर्गों की इस विभिन्नता का कारण भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थितियों में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिनकी चर्चा विधि ग्रंथों में प्राय की जाती थी। मानचित्र कार्य। प्रश्न नंबर 10, मानचित्र 1 और 2 की तुलना कीजिए और इन महाजनपदों की सूची बनाइए जो मौर्य साम्राज्य में शामिल रहे होंगे। क्या इस क्षेत्र में अशोक के कोई अभिलेख मिले हैं? स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। कंबोज। मानचित्र 1, आरंभिक राज्य व उनकी राजधानियां। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। मानचित्र। मानचित्र आप देख लीजिए। मानचित्र आप देख लीजिए। मानचित्र 2, अशोक के अभिलेखों का वितरण। मानचित्र आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। उत्तर, महाजनपदों की सूची। कंबोर। नंबर 2, गंधार। नंबर 3, कुरु। नंबर 4, सुरसेन। नंबर 5, मत्स्य। नंबर 6, अवंती। नंबर 7, चेंदी। नंबर 8, वत्स्य। नंबर 8, अस्मक। नंबर 10, मगध। नंबर 11, अंग। नंबर 12, वंजी। नंबर 13, मल्लल। नंबर 14, विदेह। नंबर 15, काशी। नंबर 16, पांचाल। हाँ, इन क्षेत्रों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त संकेत के आधार पर स्वयं करें। परियोजना कार्य कोई एक। प्रश्न नंबर 11, एक महीने
के अखबार एकत्रित कीजिए। सरकारी अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों के बारे में दिए गए वक्तव्यों को काटकर एकत्रित कीजिए। समीक्षा कीजिए कि इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में खबरों में क्या लिखा है। संसाधनों को किस प्रकार के एकत्र किया जाता है और परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है। इन वक्तव्यों को कौन जारी करता है और इन्हें क्यों और कैसे प्रसारित किया जाता है। इस अध्याय में चर्चित अभिलेखों के साक्ष्यों से तुलना साक्ष्यों से इनकी तुलना कीजिए। आप इसमें क्या समानताएं और असमानताएं पाते हैं। उत्तर। संकेत। विद्यार्थी विभिन्न समाचार पत्रों जैसे नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दी हिंदुस्तान ट्रिब्यून, स्टेटमेंट, राष्ट्रीय सहारा, राष्ट्रीय उजाला, पंजाब केसरी आदि से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। इन समाचार पत्रों से महत्वपूर्ण समाचारों कथनों को काटकर अपने इतिहास की कॉपी में चिपका सकते हैं। दूरदर्शन से भी छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अशोक के अभिलेखों में जो कार्य या निर्देश अधिकारियों के को दिए गए हैं उनके साथ वर्तमान या समकालीन परियोजनाओं की तुलना की जा सकती है। तुलना में समानताएं एवं असमानताएं दोनों ही उल्लेखनीय की जानी चाहिए। उपयुक्त संकेत के आधार पर विद्यार्थी स्वयं करें। प्रश्न नंबर 12। आज प्रचलित 5 विभिन्न नोटों और सिक्कों को इकट्ठा कीजिए। इनके दोनों ओर आप जो देखते हैं उनका वर्णन कीजिए। इन पर बने चित्रों, लिपियों और भाषाओं, माप, आकार या अन्य समानताओं और असमानताओं के बारे में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। इस अध्याय में दर्शित सिक्कों में प्रयुक्त सामग्रियों, तकनीकों, प्रतीकों, उनके महत्व और सिक्कों के संभावित कार्य की चर्चा करते हुए उनकी तुलना कीजिए। उत्तर। संकेत। विद्यार्थी विभिन्न नोटों और सिक्कों को इकट्ठा करें तथा उन नोटों और सिक्कों का पुस्तक में वर्णित, चित्रित या उल्लेखनीय मुद्राओं, सिक्कों से तुलना विद्यार्थी स्वयं करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।